अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। दुनिया भर की मईशतों के ऊपर इस वक्त दबाव है और ईरान अमरीका जंग के जो असरात हैं वो इस वक्त महसूस किए जा रहे हैं छोटी बड़ी मईशतों पर। लेकिन खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों, हफ्तों, महीनों में ये जो मुज़मिरात हैं ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं और मुख्तलिफ हैयत इख्तियार कर सकते हैं। इसमें तेल गैस की कीमतों में इजाफ़ा, कमी, खुराक की शदीद किल्लत का सामना और महंगाई में इजाफ़ा हो सकता है। अब जब पूरी दुनिया और बड़ी बड़ी मईशतें इसके ऊपर तशवीश का इजहार कर रही हैं और इस खदशे की तरफ तवज्जो दिला रही हैं और सोच रही हैं कि इसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है, तो पाकिस्तान जैसी कदरे कमज़ोर मईशत इसको कैसे संभालेगी, इस दबाव को कैसे बर्दाश्त करेगी और क्या इकदाम करेगी कि आवाम के ऊपर कम से कम दबाव डाला जाए या उसको भी कुछ प्रोटेक्ट किया जाए मईशत के साथ साथ। ये आज हम जानते हैं वो क्या इकदाम हैं तवील मुद्दती और फौरी जो कि हुकूमत करने का इरादा रखती है। कुछ हमने देखा है किए भी हैं, और फिर जो आज़ाद तज्ज़ियाकार हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, वो इसके ऊपर क्या राय रखते हैं। ये सब कुछ आज डिस्कस करते हैं कि ये जो मुमकिन माशी बहरान जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है इससे पाकिस्तान कैसे बच सकता है। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए खुसूसी तौर पर आज हमने दावत दी है, मुशीर हैं फाइनेंस मिनिस्टर के खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, वेलकम टू द शो वंस अगेन। मुबारक हो आपको, अब तो आप ओहदे के साथ हमारे शो के ऊपर आए हैं। अच्छा जी, माहिर मईशत है हमारे साथ अम्मार हबीब खान साहब, मोहम्मद सुहेल साहब और माहीन रहमान साहब अभी हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर जॉइनिंग अस। पहले हम खुर्रम साहब से पूछना चाहेंगे ज़रा। खुर्रम साहब, कुछ इकदाम हमने देखे हैं, हुकूमत ने लिए हैं, लेकिन इनको कहा जा रहा है कि शॉर्ट टर्म इकदाम हैं, लेकिन जिस खदशे का इजहार किया जा रहा है दुनिया के माशी माहिरीन की तरफ से, जिसमें महंगाई में इजाफा, खुराक की किल्लत, तेल गैस, हुकूमत के पास क्या प्लान है? हमें पहले तो ये समझाएं, किस तरह से हुकूमत मिटिगेट कर सकती है इन सब खतरात को। अलीना, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, आपने देखा होगा फाइनेंस मिनिस्टर की चेयरमैनशिप के अंडर जो है एक कमेटी बनाई गई प्राइम मिनिस्टर ने, और वो कमेटी ऑलमोस्ट रोज जो है मिल रही है और स्टॉक टेकिंग करती है। बहुत थ्रेडबेयर एनालिसिस होता है, बहुत डिटेल में काम हो रहा है। और अच्छी बात ये है कि जो हमारे पास मार्च में अवेलेबिलिटी थी सप्लाईज की, अब वो अप्रैल की भी इंश्योर होती जा रही है। और मार्च हम फुली कवर्ड हैं। मैं इसलिए ये आपको अपडेट दे रहा हूँ ताकि हम पहले अपडेट पे बात कर लें, फिर एक पर्सपेक्टिव पे आते हैं कि क्या किया जा रहा है। तो एक तो ये कि जी मार्च फुली कवर्ड है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये अब अप्रैल भी पूरा जो है वो कवर हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कल और परसों में 3 से 4 शिप्स जो है मजीद यहाँ पे अनलोड होंगे, पहुंचेंगे हमारे पोर्ट्स पे। और ये स्ट्रेटेजिक हमारे रिलेशनशिप जो सऊदी के साथ हैं वो बहुत फायदा दे रहे हैं। ऐसे मुश्किल हालात में ही ऐसे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस काम आते हैं और हमें प्रायोरिटी पे जो है वो क्रूड ऑयल मिल रहा है। और हमारी रिफाइनरियां जो है वो अपनी जो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है वो अब कर रही हैं। यानी कि पहले अगर वो कम चलती थी, अब वो 100% पे पहुंच रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और हमें क्रूड जो है वो दुनिया भर से अगर कहीं और से भी सोर्स करना पड़ा, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो जो है दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज हो, या फिर जो है वो रशिया की बात कर रहे हैं, तो हमारी स्ट्रैटेजी इन प्लेस है। तो पहली बात ये है कि सप्लाईज की कोई शॉर्टेज नहीं है। सब कुछ जो है वो जो जो अवेलेबिलिटी है वो उस डिमांड के हिसाब से जो इस वक्त डिमांड मार्केट में है। अब मैं आपको बताता हूँ 5 मेजर्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्लान किए हुए हैं ऑलरेडी, जिसमें कुछ इंप्लीमेंट भी कर दिए हैं। अच्छा। पहले तो आपको पता है प्राइस रैशनलाइजेशन होती है, यानी कि प्राइस का में रद्दोबदल होता है कि जी कीमत अगर जो है हमें महंगी मिल रही है तो हम महंगी कीमत जो है मार्केट में आएगी, अगर सस्ती मिलेगी तो वो भी उसका भी पास ऑन कर दिया जाएगा, ताकि जो है एक बैलेंस रहे मार्केट में प्राइस के हिसाब से। क्योंकि डिमांड सप्लाई प्राइस के हिसाब से जो कंट्रोल होता है वो किसी और मेजर के थ्रू नहीं हो सकता। ये एक फिनोमिनन है इकोनॉमिक्स का। दूसरा जो है ना वो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं। आपको पता होगा कि ऑस्टेरिटी में गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करने की बात कर रही है, जिसके अंदर जो गाड़ियां हैं वो आधी से ज्यादा गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं गवर्नमेंट की, चाहे वो फेडरल हो, और प्रोविंसेस भी उसमें साथ दे रहे हैं पूरा पूरा। उसके साथ जो फ्यूल की जो एलोकेशन होती है उसको भी आधा कर दिया गया है। फिर आपने देखा होगा अभी रिसेंटली जो स्टेट ओन्ड कंपनियां होती हैं, इसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, इसके अंदर जो लोग हैं और जो बोर्ड्स पे लोग हैं, खासकर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, इनकी जो बोर्ड की फीस हो गई या फिर उनकी जो तनख्वाह में कटौतियां हैं वो 5 से 30% कर दी गई हैं। उसके अलावा जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, कैबिनेट मेंबर्स हैं और बहुत सारे जो है वो हमारे कोलीग्स हैं सेनेट से रिलेटेड, उन सब की तनख्वाह में वो 2-2 महीने की तनख्वाहें जो है वो डोनेट कर रहे हैं। उसके साथ आप देखें
कंजर्वेशन की पॉलिसी भी आई है पाकिस्तान अच्छा। की, और उसमें कंजर्वेशन में फेडरल और प्रोविंसेस दोनों हैं। तो ये तीसरा हो गया, प्राइस रैशनलाइजेशन हो गया, ऑस्टेरिटी हो गया, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में देखिए प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम करेगा। कंजर्वेशन में ये कि ट्रैवल आप कम करेंगे और आपको जो है ना ज्यादा, जैसे अब हम अभी जूम पे बात कर रहे हैं, इस तरह से टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो क्यों ना सही हम जो है वो सही है। काम करें। तो ये कंजर्वेशन आ गया। चौथा जो है ना वो टारगेटेड जो है वो रिलीव्स है। टारगेटेड रिलीज में आपको पता है बीआईएसपी हमारा एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, ग्लोबली रिकग्नाइज जो है एक प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू डायरेक्ट आप जो है सब्सिडाइज कर सकते हैं, रादर नहीं है कि जी आप जो है वो प्राइस को मैनिपुलेट करें, प्राइस को जो है पास ऑन ना करें। तो बीआईएसपी के थ्रू क्या किया जा सकता है, वो एक एरिया है। फिर रैशनिंग है, पांचवा जो एरिया है वो रैशनिंग है। रैशनिंग पर एंड में आता है कि जी आप किसको कितना पेट्रोल अलाउ करें, कि मोटरसाइकिल्स हैं और या टू व्हीलर्स थ्री व्हीलर्स हैं, उनको जो है रिक्शा है या मोटरसाइकिल है, इनको अच्छा आप खुर्रम साहब, कथा करामी की माजरत, ये तो प्रायोरिटी। एक रफ सा खाका हो गया ना। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें भी पता है एज अ ले मैन, लेकिन ये बताएं इसके लिए आप एक्चुअल नंबर्स क्या हैं हमारे पास? आपने सब्सिडीज़ की बात की कि आने वाले दिनों में हम देखने जा रहे हैं कि कोई सब्सिडीज़ होंगी, उसका तरीकाकार फिर क्या होगा? कुछ स्पेसिफिक कुछ अगर हमें बताएं तो। जी जी, पहले पहले तो ये जो लास्ट फ्राइडे को लीना जो प्राइस पास ऑन था ना डीजल और पेट्रोल का, वो 50 रुपए और 70 रुपए था, वो नहीं दिया गया। ठीक है। उसकी जगह पे 23 अरब रुपए की जो है वो एक तरह से आप कहें कि सब्सिडाइज किया है 23 अरब रुपए से। और वो जो सब्सिडी है ना, वो ऐसा नहीं है कि उसको उसको कहीं पेट्रोलियम लेवी में बढ़ाया है, कहीं कुछ किया है बहुत ज्यादा। पेट्रोल और डीजल की बात करूं, बाकी प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा। उसको गवर्नमेंट ने अपने खर्चे, जैसे मैंने बताया ना, ये रिलेट किया मैंने आपको कि जी ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं, जिसके अंदर तनख्वाहों को कम करना या 2 महीने की तनख्वाह कंट्रीब्यूट करना या बोर्ड की फी ना लेना या ठीक है, पेट्रोल को उस मद कम में कर एब्जॉर्ब देना, किया गाड़ियों गया को है। बेहतर करना। ठीक एब्सोल्युटली। है। तो ये 23 अरब ठीक है। रुपए इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके थ्रू 23 अरब रुपए का इम्पैक्ट है। अब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कीमतें कहाँ गई, बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्टेक्स्ट। कीमतें जो हैं अलीना, क्रूड ऑयल की $60, $65, $67 से उठ के आज क्रूड ऑयल $134, $35 पे। और ये क्रूड ऑयल में ब्रेंट की बात नहीं कर रहा। देखिए ब्रेंट दुनिया का जो वो ना बेंचमार्क, वो दुनिया का है। हमें कौन सा बेंचमार्क पड़ता है जिसपे प्राइसिंग होती है, वो दुबई का है। दुबई क्रूड है। दुबई क्रूड इस वक्त 100 तकरीबन 58 हो गया। इनफैक्ट आज हमने अभी मीटिंग की है, मैं अच्छा। उसका आपको अपडेट दे रहा हूँ। $158 हो गया है पर बैरल। आप सोचे हैं कि कितना बड़ा इंक्रीज आया हुआ है। और ठीक पेट्रोल है। का अगर $77 पे था, आज पेट्रोल $130 पे है। पेट्रोल की कीमत बता रहा हूँ बाहर। और जो डीजल था, सबसे इंपॉर्टेंट, डीजल था $88 पे आज से 10 दिन पहले, आज डीजल $190 का है दुनिया में। प्लाट्स की प्राइसेस बता रहा हूँ, ये अपडेटेड प्राइसेस दे रहा हूँ। ओके। तो इसकी वजह से ना इंक्रीजेस काफी ज्यादा हैं, प्राइस इंपैक्ट बहुत ज्यादा है जब तक कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू कर रहा है, इसका इंपैक्ट है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक तो वो एब्जॉर्ब किया है, दूसरा रैशनिंग, तीसरा टारगेटेड रिलीफ जो है कि कितना पेट्रोल, जैसे दुनिया के दूसरे कंट्रीज भी कर रहे हैं। मैं आपको सर क्या एग्जांपल देता आप हूँ। इंडिविजुअल, हमें एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्या आप उस तरह से सब्सिडीज़ भी रोल आउट करने जा रहे हैं जैसे हमने कोरोना के दिनों में देखा कि मुख्तलिफ सब्सिडीज़ हुई बीआईएसपी के ज़रिए, या जैसे बाइक वालों को दी जाती थी सब्सिडीज़, छोटी जिनके पास गाड़ियाँ थी उनको कुछ कंसेशंस दी जाती थी, क्या ये भी प्लान का हिस्सा है? जी देखिए नीना, मैंने ना शुरू में ये चीज आपसे शेयर की है कि ये सारे ऑप्शन टेबल पर हैं, जिसमें रैशनिंग भी है कि कितना जो है रिक्शा या अगर नीड होती है तब, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, अगर नीड होती है, अच्छा। देखिए प्लान इन प्लेस होना बहुत अच्छा, जरूरी है ये कि ये अगर बड़ा नीड होती आम है। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अगर नीड होती है। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि कीमत को ही ऊपर नीचे करके कंट्रोल किया जा सकता है, मामले को मजीद किसी चीज़ में और इकदामात लेने की ज़रूरत नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका लीना। देखें होता ये है कि आप रिटेल की कंजम्पशन देखते हैं कि क्या प्राइस बढ़ाने से कि जो जो कंजम्पशन है, इस्तेमाल हो रहा है पेट्रोल डीजल, ये कितना ऊपर नीचे गया है। ठीक है। इसको हम रोज जो है ना इस वक्त देख रहे हैं। ठीक। डेपो लेवल पे तो ऊपर गई है कंजम्पशन, लेकिन रिटेल लेवल पे देखना भी नंबर्स आ रहे हैं। ये अच्छा। इंशाल्लाह आपको अपडेट्स मिलेंगी। बट अगर रिटेल लेवल पे कंजम्पशन नीचे जा रही है, देखें वो जाएगी भी। उसकी वजह क्या है? देखिए स्कूल कॉलेजेस बंद है, पब्लिक सेक्टर की जो है ना कंजर्वेशन हो रही है। लोग जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे भी अपनी जो है गाड़ियां साइड पे की हैं, उन्होंने 50% फ्यूल कम कर दिया है। तो ये तो सारी डिमांड जो है एक तरह से रैशनलाइजेशन हो रही है ऑलरेडी ना। अच्छा। तो हमें इस वक्त जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास वाफिर मिकदार में जो है वो सप्लाईज हैं। सर मेरे पास बहुत सारे फॉलो अप क्वेश्चंस हैं आपके इनसे मुतालिक, बल्कि हम कुछ नंबर्स भी जानना चाहेंगे इफ़ यू कैन, लेकिन पहले सबको शामिल गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, आप बताइएगा, एक जो खाका सा पेश किया है प्लान का और कुछ डिटेल्स बताई हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल ज़रूरत उनको नहीं लग रही मज़ीद किसी और मेजर पे जाने की, जो ले लिए हैं वो आने वाले दिनों के लिए काफ़ी हैं। क्या आप ये मुतमईन हैं जिस डायरेक्शन में हुकूमत जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, सबसे बड़ा तो ये जो वॉर है, इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसकी ये मुद्दत क्या है, ये कितने दिन चलेगा, कितने हफ्ते चलेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो इसीलिए जो भी मेजर लिए जा रहे हैं उसकी तारीफ भी की जा सकती है, उसकी बुराई भी की जा सकती है। तो अगर हम समझते हैं कि मेरा ख्याल है कि ये महीने 2 महीने की जंग है और हमें लग रहा है कि इंटेंसिटी थोड़ी कम हो रही है पिछले कुछ दिनों से, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा और जो इक़दामात हुकूमत ले रही है, वो काफ़ी हद तक एडिक्वेट होंगे। मगर अगर हम ये बात कर रहे हैं कि ये 6 माह जंग चलेगी या साल चलेगी, तो फिर तो जो इक़दामात लिए हैं वो थोड़े कम हैं और सख्त इक़दामात मज़ीद लेने पड़ेंगे। तो मेरे ख़्याल में अगर हम इसको कहें सो फार सो गुड, अभी तक जो किए हैं उस हिसाब से तो सही है। बल्कि मेरा तो ख़्याल है कि जो हुकूमत ने ठीक है अवाम के लिए बोझ होगा, जो पिछली जो हफ्तावार प्राइस पास ऑन नहीं की, ये एक तरह से इकोनॉमिक्स थ्योरी के हिसाब से गलत है कि आपने जो है प्राइस डिस्टॉर्शन की है, इसकी वजह से स्मगलिंग बढ़ जाती है, इसकी वजह से होर्डिंग बढ़ जाती है। हुकूमत 20-25 अरब रुपए का हफ्ते का नुकसान कर रही है, मगर आईएमएफ के होते हुए अब हमने माजी में भी देखा है कि अगर ये 2-4 दफा आप कंटिन्यू करते हैं, तो जो पीडीएल अभी तो नेगेटिव नहीं हुआ, वो फिर नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि हुकूमत अपनी जेब से दे रही होगी, तो जिसका फिर फिस्कल डेफिसिट पे भी फर्क पड़ता है, आपका डेट भी बढ़ता है। और हमने माजी में देखा है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से 3-4 साल पहले पिछली हुकूमत के दौर में हमने ये देखा था, उसके बाद हमें बहुत पेन लेना पड़ा था इकोनॉमी को। तो आई थिंक अगर इसकी इंटेंसिटी कम हो रही है और इसका दौरानिया 4 से 8 हफ्ते है और जिसमें से 3 हफ्ते खत्म होने को आए हैं, तो मेरे ख्याल में अभी तक हुकूमत ने जो इक़दाम किए वो रीजनेबल हैं। हो सकता है कि सेंट्रल बैंक करेंसी और इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कुछ इक़दाम करे। और हमने देखा था 2022-23 में कि इंपोर्ट्स को अनऑफिशियली रोका गया था। आई थिंक वो इकोनॉमिक थ्योरी के तो खिलाफ है, मगर एक ट्राइड एंड टेस्टेड मैकेनिज्म है जिसमें सेंट्रल बैंक बैंकों के इनफ्लो आउटफ्लो को मैनेज करती है, जिससे होगा ये कि कुछ लग्जरी आइटम्स हैं या मोबाइल हैं या गाड़ियां हैं या महंगी चीजें हैं, उसकी इंपोर्ट को रोका जाएगा। बट अभी तक ऐसा नहीं हो रहा, मगर मुझे लगता है कि इवेंचुअली अगर ये जंग ज्यादा जारी रहती है तो फिर हुकूमत को बेशुमार मकामात पे खास तौर से सेंट्रल बैंक को भी इक़दाम लेने की ज़रूरत होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो आपने करेंसी इक़दाम और फिर रेमिटेंसेस से मुतल्लिक भी मुझे पूछना है। बट बिफोर वी गो टू अम्मार, खुर्रम साहब, हुकूमत की प्रोजेक्शन क्या है इस जंग से मुतल्लिक? आई नो चलती हुई जंग के दरमियान बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हुकूमतें प्रोजेक्शंस तो लगाती हैं, तो कितनी तूल पकड़ सकती है जंग? जी देखिए, बात ये कि एक कंसेंसस ये डेवलप हो रहा है कि पॉसिबली 3 महीने से ज्यादा ये जंग ना जाए। ये एक ग्लोबल, अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ रही हो तो, क्योंकि देखिए इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं, आपको पता है ये जो है फ्लरिश इस चीज पे हुए थे कि जी सिक्योर एनवायरनमेंट है और यहाँ पे टूरिज्म और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई अक्रॉस जीसीसी 6 कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। सऊदी है उसमें, यूएई है उसमें, बहरीन है, कुवैत है, कतर है और इसके अलावा जो है वो ओमान है। तो ये इन कंट्रीज का बहुत ज्यादा स्टेक इन्वॉल्व है, हमसे तो बहुत ज्यादा स्टेक इन्वॉल्व है, वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड है। तो उनकी ये प्लानिंग है कि जी इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। बैकडोर सारी डिप्लोमेसी भी चल रही है, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं और हम भी देखें सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं। आप देखें हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लें, हमारे जो फील्ड मार्शल देख लें, हमारे डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर देख लें, फाइनेंस मिनिस्टर देख लें, 3.5 हफ्ते, तीसरे हफ्ते में हैं और 3 माह की प्रोजेक्शन अभी तक आपके मुताबिक हुकूमत की है? जी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ कि जी ग्लोबली अगर 3 महीने की बात होती है तो 3 महीने में अगर ऑयल प्राइसेस वापस आ जाए, आपकी क्या प्रोजेक्शन है? आपने भी तो अपने नंबर्स निकाले होंगे ना? वही बता रहा हूँ, आपकी क्या प्रोजेक्शन? मैं यही बता रहा हूँ ना कि जी ग्लोबल जो एक्सपेक्टेशंस है उसके साथ ही उसी के साथ अलाइंड है। ठीक है, ये जल्दी जो है रिजॉल्व हो जाएगा और पाकिस्तान भी इसमें सालसी का रोल प्ले कर रहा है। देखें मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूँ। आप अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर देखें ना, उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त ये हुआ था कि वॉर हो रही थी, $120 पे ऑयल चला गया था और 11 महीने तक $100 के करीब एवरेज रही थी। फिर हमने मैनेज कर दिया था। लेकिन एक पॉइंट बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है ये कि हमने अगर पास ऑन नहीं किया, उस वक्त नहीं किया था, हमने रोक लिया था, तो लेटर ऑन आप देखें 7-8 महीने हम डिफॉल्ट में चले गए थे, डिफॉल्ट के करीब चले गए थे। तो बाद में देखें होता ये कि आज अगर प्राइस पास ऑन नहीं करेंगे, आज सख्त फैसले नहीं करेंगे, तो मसला ये होता है कि आपको फिर वो कर्जे लेके जो है ना वो आपको सब्सिडियां देते हैं, फिर अपने फिस्कल खराब करते हैं। आज फिस्कल पोजीशन बहुत अच्छी है आपकी, एक्सटर्नल पोजीशन बहुत बेहतर है, महंगाई में बहुत ज्यादा शायद इजाफा ना हो, लेकिन अगर कंटिन्यूटी होती है तो हम इम्यून नहीं है, हमें भी इंपैक्ट पड़ेगा। बट प्लान इन प्लेस है, ये बड़ी अच्छी बात। खुर्रम साहब, बात आपने बिल्कुल सही की, लेकिन अम्मार, अवाम जो पहले से बड़े पिसे हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं कोई रिलीफ देना होता है। क्या ये मुमकिन है
कि हम इतना ज़्यादा बोझ भी ना डालें मईशत के ऊपर और कोई रिलीफ भी मिल जाए, खासकर ये जो तेल और गैस के खदशात जाहिर हो रहे हैं इससे मुतल्लिक? देखिए, गैस के तो खदशात काफ़ी कम हो गए हैं हमारे, क्योंकि ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हमारी जो एनर्जी इंडिपेंडेंस या मैं बोलूँगा इंडिजिनस जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाना शुरू करी है, उससे गैस के तो काफ़ी हमारे जो है वो कम हो गए। पेट्रोल जो है वो तो बेसिकली दुनिया भर में ये प्रॉब्लम चल रहा है, मगर इसको मैनेज करने का तरीका ये है, हम पहले भी इस पर बात कर रहे थे कि डायरेक्ट सब्सिडी आप एक दे सकते हैं, जो क्योंकि तकरीबन $5 अरब का जो फ्यूल है या 40% ऑफ आवर फ्यूल इज रफली यूज्ड बाय मोटरसाइकिल्स, तो उसमें अगर आप डायरेक्ट सब्सिडी दें जो कि मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, तो उससे जो है बहुत फायदा हो सकता है और डायरेक्ट उसको हिट मिल सकती है, बजाय इसके कि आप अक्रॉस द बोर्ड एक सब्सिडी दें जो कि हम एक पहले इस्तेमाल कर चुके हैं और उससे बेतहाशा नुकसान होता है, क्योंकि जो कार ओनर्स होते हैं या जो गैस गजलिंग गाड़ियां होती हैं, जो महंगी गाड़ियां होती हैं, वो ज्यादा फ्यूल खाती हैं, वो उनको जो है वो सब्सिडी चली जाती है, जो कि बिल्कुल नाइंसाफी है, जो कि गलत है। सो इसीलिए बहुत स्पेसिफिक बाइक ओरिएंटेड प्रोग्राम जो है वो मेरे ख्याल से लॉन्च होना चाहिए। आई थिंक खुर्रम इस चीज़ को लीड कर सकते हैं आगे। खुर्रम, ये जो बात हो रही है अभी, क्या IMF गुंजाइश देता है डायरेक्ट सब्सिडीज की या सब्सिडीज इन जनरल? कितनी गुंजाइश? एक्चुअली तो अलीना, IMF डायरेक्ट सब्सिडी ही की बात करता है, वो अच्छा। डायरेक्ट सपोर्ट ही की बात करता है। BISP के थ्रू ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा मैकेनिज्म बना हुआ और वर्ल्ड रिकग्नाइज हमारा ये प्लेटफॉर्म है। ये देखें, कोविड में भी यूज हुआ, उसके बाद आज और मजीद रिफाइन हो गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कैश अगर देते हैं तो कैश हम बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाएं। उसमें देखें, IMF हमेशा अपने रिव्यू में ये कहता है कि BISP के अंदर कैश को आप बढ़ाएं, ताकि आपका ये जो बहुत ज्यादा अंडर प्रिविलेज कह लें, बहुत ज्यादा ठीक है। अफेक्टेड जो सेक्टर है, जो जो पोरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, इनको जो है सपोर्ट मिले। तो IMF कभी इस पे मना नहीं करता। IMF एजुकेशन तो फिर है। खुर्रम, मैं आपसे बड़ी सीधी बात पूछ लेती हूँ। कई दफ़ा ना हम बड़े मुश्किल टर्म्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन आम आदमी को समझ नहीं आती, तो मैं चाहती हूँ सबको समझ आए। दो छोटे सवाल हैं। एक, इस हफ्ते भी रिव्यू होगा, क्या आप तेल की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं? देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आज मैं आपको नहीं बता सकूंगा। क्यों? क्योंकि आज हम बैठे हैं, बुध का दिन है, और जुम्मे में 2 दिन में आपकी प्राइस कहां से कहां जा सकती है। आपको पता है ना, पिछले 10 दिन में वॉलिटिलिटी कैसी आई है। $119 पे ऑयल गया और वापस $83 पे आया, फिर 104, 5 पे, 6 पे चला गया, आज फिर 102 पे ऑयल। तो ये जो वॉलिटिलिटी है ना, इस पे आप हाँ या ना नहीं कह सकते कि जी बढ़ जाएगी, कम हो सकता है कम हो जाए। मे बी कल अनाउंस कर दे ट्रम्प कि जी ये हम खत्म कर रहे हैं, मे बी कर दे। लेकिन सर, जब पहले आपने किया था, तब तो आपके पास ये रैशनल था ना कि आपने स्टॉक भी करना है, फिर जो एंटिसिपेशन है, कंजम्पशन है, उसके लिए भी आप थोड़ा सा सेफ गार्ड कर रहे हैं या कुशन रख रहे हैं। अब आप जब कहते हैं कि मार्च आपका कवर्ड है, अप्रैल के लिए ये गुड टू गो, तो अब क्या हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते? जिस प्राइस पे सिक्योर किया गया है, क्या आगे उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते? अलीना, मैंने शुरू में बताया ₹50 और ₹70, ये दोनों प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी एब्जॉर्ब किया है गवर्नमेंट ने, 23 अरब रुपया। मजीद एब्जॉर्ब करने की अगर सलाहियत होगी तो कर लेंगे, नहीं होगी तो अगर कीमत बढ़ती है, यू आर बीइंग अ पॉलिटिशियन राइट नाउ, हमें कोई जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइस वॉलिटिलिटी एक फैक्ट है। आप मेरे जो कोलीग्स हैं, आप साथ में प्रोग्राम में हमसे पूछ सकती हैं, अंदाजा तो बता सकते हैं ना आपके इम्कानात, आपको क्या लग रहे हैं? यू आर द एडवाइजर, आप क्या एडवाइस करते हैं? आज करेंगे। आज की प्राइस बता रहा हूँ, आज की प्राइस बढ़ी हुई है, कम नहीं है, बढ़ी हुई है। लेकिन हो सकता है 2 दिन में वापस आ जाए तो ना बढ़े प्राइस, अच्छा, मे भी कम भी हो सकती है। तो मैं कह रहा हूँ, देखिए ये। और दूसरा छोटा सा सवाल, अगर कीमत बढ़ती है तो क्या आप फौरन रोल आउट करेंगे कोई डायरेक्ट सब्सिडी का प्रोग्राम? देखिए, सब्सिडी तो ऑलरेडी इन प्लेस है ना। BISP ऑलरेडी मिल रहा है लोगों को। उसमें मे बी हम कुछ कोशिश ये करें कि इंक्रीज कर सकें। मैं तो ये कह रहा हूँ, अच्छा, अगर उसको बढ़ा सकें अगर कैश सब्सिडी। लेकिन देखिए, दूसरी चीजें भी ऑन टेबल हैं जिसमें रैशनिंग की बात हुई है। जैसे बात की कि वो जो पेट्रोल है ना, पेट्रोल डीजल, अगर 2 व्हीलर 3 व्हीलर को, यानी कि रिक्शा को और बाइक्स को डायरेक्ट दे सकते हैं, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है, हमने तैयारी की भी है। उसके अलावा आपके टारगेटेड इंसेंटिव जो BISP की मैंने बात की है, इसके थ्रू टारगेटेड इंसेंटिव डायरेक्ट मिल जाए कैश, ताकि वो यहाँ से प्रोटेक्ट हो जाए। तो देखें, प्लान इन प्लेस होना चाहिए ताकि हम फौरन से एग्जीक्यूट कर सकें अगर कोई भी सिचुएशन होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सप्लाईज इंपॉर्टेंट है। आप जो कह रही थी ना, कवर किया, अप्रैल कवर्ड है, तो सप्लाई तो जरूरी है ना कवर करना। वो प्राइस क्या होगी, वो तो मार्केट फोर्सेस है। प्राइस क्या होनी चाहिए, सप्लाईज आपके पास हो। सप्लाईज ना हो ना लीना, फिर आपकी इकोनॉमी जो है ना वो फिर स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। सप्लाईज इज द की। चले, ये आपने हमें मुतमईन किया एटलीस्ट, लेकिन उसमें भी फिर ये होता है ना कि एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इजाफा हो जाता है। सो उसके लिए क्या करें, दिस एंड एक और बड़ा एस्पेक्ट है, इसके ऊपर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि दुनिया अंदाजे इस वक्त लगा रही है कि इस जंग के आने वाले दिनों में, महीनों में, हफ्तों में बहुत संगीन असरात हो सकते हैं मईशतों के ऊपर। अब उसका दबाव कैसे कम किया जाए, ना सिर्फ जनरल माशी एतबार से बल्कि जो अवाम है उसको भी थोड़ा सा रिलीफ दिया जा सके। पाकिस्तान इस एतबार से क्या कर रहा है, क्या हिकमत अमली रखता है, इसके ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी है। माइन साहबा, खुर्रम साहब कहते हैं कि आप रिजर्व्स की बात करें तो हम अप्रैल तक कहते हैं ना नैया पार है, हम वी गुड टू गो। कीमतों से मुतालिक वो कह रहे हैं ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट ही इज़ नॉट गिविंग अस अ डेफिनेट आंसर। क्या आप समझती हैं इस वक्त तक जो इकदाम लिए गए हैं वो मुतमईन करते हैं आपको एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट? ऑल्सो क्या आप समझती हैं कि इस वक्त मज़ीद कुछ इकदाम करने की ज़रूरत है दबाव कम करने के लिए तेल और गैस पे स्पेसिफिकली? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, जो बातें हो रही हैं विद रिगार्ड्स टू फ्यूल स्टॉक्स एंड फ्यूल प्राइसेस एक्सेट्रा, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जाहिर है जिस लेवल पे तेल की कीमत आई हुई है उस पे प्रेशर तो ज़रूर आएगा हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि ऑयल इज़ वन फैक्टर, लेकिन ऑयल जो है वो हर कमोडिटी और हर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी में इन्वॉल्व है। और जाहिर है जब 55 रुपीस की प्राइस हाइक हुई है तो वो आगे वाले जो महीने हैं उनमें ज़रूर इन्फ्लेशन जो है ऊपर नज़र तो ज़रूर आएगी। आई थिंक जो हमारा सिल्वर लाइनिंग है इन ऑल ऑफ दिस इज कि हमारे पिछले 2 साल में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं सोलर जनरेशन कैपेसिटी में, both on a standalone basis as well as on a distributed basis. I think ये जो solar capacity है, this will help shield us in some mechanism, particularly on the higher energy cost side. और ये एक चीज़ है जो I think आपको याद होगा कोई 1-2 महीने पहले नेपरा ने changes announced किए थे within the net metering system, which was an effort to control the degree of solarization and grid supplied solar. I think इस चीज को जरूर दोबारा देखना चाहिए एनर्जी मिनिस्ट्री को। खुर्रम साहब भी बैठे हुए हैं, बट आई थिंक इस वक्त सोलर की जो एक ऑर्गेनिक शिफ्ट हुई है उसको रोकना जो होगा नामुनासिब होगा। आई थिंक हमें ये जो हमें एडवांटेज मिला हुआ है सोलराइजेशन की तरफ, जाहिर है वो हर चीज़ नहीं हो सकती सोलर में, लेकिन ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जिस चीज़ को हमने मोमेंटम से उठाया हुआ था पिछले 2 साल में उसको हम कैरी फॉरवर्ड करें। तो नेपरा शुड डेफिनेटली रीलुक एट इट्स पॉलिसी ऑन सोलर प्रोलिफरेशन, क्योंकि आगे जाके इट इज़ वेरी क्लियर दैट दिस वॉर इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप क्विकली, और इस पे मजीद और रीजनल इम्पैक्ट्स आएंगे, रीजनल इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ेगी, which is net negative for the oil price in terms of Pakistan's economy. So we need to take advantage of the fact that we have a inherent solar advantage, और उसको हम तरीके से यूज करें ताकि हमारा बिल जो है ऑयल प्राइसेस का वैसे नीचे आ जाए। खुर्रम साहब, कैपेसिटी है ब्रीफली एज पॉसिबल? जी देखिए, ये बड़ी अच्छी बात की मायने इसमें ना 75 आज जो हम जितना अपनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, इसका 75% हमारी डोमेस्टिक, 75% डोमेस्टिक सारी सोर्सेज के थ्रू हो रहा है। उसमें सोलर का बहुत बड़ा रोल है। और आपने ये भी देख लिया होगा कि प्राइम मिनिस्टर की जो है वो सेक्शन के अंडर जो एग्जिस्टिंग नेट मीटरिंग वाले हैं वो नेट मीटरिंग पे ही रहेंगे। अब जो एडिशनल होंगे वो नेट बिलिंग पे जाएंगे। जो दुनिया भर में ये मॉडल है, आई थिंक हमारे भी इस पे जो है वो बता सकते हैं ज़्यादा बेहतर। तो हमारे पास कैपेसिटी इस चीज़ की है, और बिजली, और अच्छी बात क्या हुई है कि लोकल गैस हमने सिस्टम में ऑन कर दी है। एलएनजी फोर्स मेजोर किया, कतर ने कि हाथ खड़े कर दिया, हम नहीं दे सकते, तो डोमेस्टिक गैस आ गई है जो रिलेटिवली बेहतर प्राइस्ड है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी कि हमारी बिजली की कीमतें भी इंशाल्लाह स्टेबल रहें, और ऑयल जो है वो जो मार्केट प्राइस उस हिसाब से रहे। राशनिंग। सर, क्विकली ये बता दें कि महंगाई की कितनी प्रोजेक्शन, क्या आने वाले दिनों में कितनी महंगाई हो सकती है, आप लोगों ने क्या तखमीना लगाया? देखें, 2 हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान के जो हम सबके हैं, वो पीबीएस है आपका जो फेडरल साइड पे है, प्लानिंग कमीशन के अंडर है, और दूसरा स्टेट बैंक है। इन दोनों के हिसाब से अभी अगर आप देखें, लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ने दी और पीबीएस के नंबर्स अगर आप देखें तो उनका ये कहना है कि जो हमारी प्रोजेक्शन है ना 5 से 7% इन्फ्लेशन की या 7.5% इस साल की, अभी तक तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अलीना, अगर ये लिंगर ऑन होता है और ऑयल जो है 120, 130, 135 पे रहता है और हमारी कीमतें बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, तो नेचुरली हमें जो है वो
उस पर इम्पैक्ट आएगा और ये 7% से बढ़ सकती है महंगाई। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको क्विकली बताता हूँ, क्या? एक रेफरेंस पॉइंट बताता हूँ कि 2022 में जब ऑयल की कीमतें 120 पे गई थी, तो मेरी इन्फ्लेशन जो है वो 2019 में 5% थी, ठीक। 2022 तक आते आते 12 तक आ गई थी और फिर वापस चली गई थी। तो ये एक बैंड जरूर हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है कि जी 5 से 12 के बीच में आपकी महंगाई रहती है अगर एक साल तक ये मसला होता है। अदरवाइज नहीं होगा। अगर ये मसला 1-2 महीने में खत्म होता है तो इंशाल्लाह चीजें वापस आ जाए। मोहम्मद सुहेल साहब, आप इत्तेफाक करते हैं? जी, मेरे ख्याल में कुछ महीने होंगे शायद डबल डिजिट इन्फ्लेशन के, मगर सवाल इसमें दो हैं कि ये कितना लंबा चलती है और क्या हुकूमत तेल की कीमतें आवाम को पास ऑन करती है या नहीं करती। तो हमारा अंदाजा है कि अगर ये कीमतें पास ऑन हो जाएं, जो मैंने कहा होनी चाहिए, ठीक है वो पेनफुल है, मगर इकोनॉमिक क्राइसिस फ्यूचर में आने से बेहतर है कि आप शुरू में पेन ले लें। तो अगर इस तरह अगर हुकूमत ने पास ऑन कर दी या इस जुम्मे को की या ईद के बाद वाले जुम्मे को की, तो 1-2 माह 10% होंगी, मगर ब्रॉड रेंज हमें लगती है वो 7-8 के करीब ही लगती है, उससे ज्यादा होती हुई नहीं लगती है। और मेरे ख्याल में जो हुकूमत ने अपनी रिजर्व की पोजीशन अभी बनाई हुई है $16 बिलियन की, तो हुकूमत के पास काफी कुशन भी है कि करेंसी को वो थोड़ा सा मैनेज कर ले, क्योंकि हमने यही देखा है कि जो तेल की कीमत का इन्फ्लेशन होता है या दूसरा होता है वो तो आर्जी होता है, वो मैनेज हो जाता है, बट जब आपकी करेंसी गिर जाती है उसका जो इन्फ्लेशन आता है और उसका जो परचेजिंग पावर उससे जो लूज होती है उसके फार रीचिंग इम्प्लीकेशन होते हैं। तो इसीलिए मेरे लिए अभी तक जो फिस्कल मेजर्स किए हैं वो तो काफी हद तक ठीक हैं और होने भी चाहिए, बट जो इम्पोर्टेंट चीज होगी वो होगी कि क्या सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को, करेंसी को और इंपोर्ट को वो कैसे मैनेज करता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट एंगल होगा अगर ये जंग 1 महीने से ज्यादा लिंगर ऑन होती है तो। अमार, आपके लिए वो क्या सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है या वो क्या ख़तरे का डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर हुकूमत को नज़र रखनी चाहिए और फिर उसके लिए तजवीज़ क्या आप देते हैं? देखें, ये जो मेरे हिसाब से बड़ी ही रहेंगी। $100, $90, मतलब वो जो टाइम था $70 का एवरेज चल रहा था, दैट्स ओवर एट दिस पॉइंट। तो $100 के हिसाब से हमें अपनी सारी प्लानिंग करनी चाहिए। गलती जो हो सकती है वो ये करें कि हम रिस्क को जो है वो जैसे कहते हैं ना अंडर शूट कर लें। मतलब इफ एनीथिंग हुकूमत ने एक चीज दफा बेहतर करी है कि दे कॉन्स्टेंटली ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, शुरू में ही सारे काम कर रहे हैं। इन्फ्लेशन मेरे हिसाब से अगले 12-13% तक भी जा सकती है अगर ये थोड़ा और लिंगर ऑन वॉर कर जाए। और अगर उस वक्त तक हमने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया या हमने एफएक्स रेट को अपने फिक्स रखा तो और हालात खराब हो सकते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि कोई सब्सिडी ना दें और मॉनेटरी मैकेनिज्म जो है उसको जितना थोड़ा टाइट कर सके उतना बेहतर है। क्योंकि मार्केट में अगर आप देखें इंटरेस्ट रेट जो यील्ड्स हैं वो तो ऑलरेडी कोई 1-1.25% से इंक्रीज हो गई हैं पिछले कोई 4 से 6 हफ्तों में। तो यानी कि मार्केट तो ऑलरेडी एक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज जो है वो उसको प्राइस इन कर रही है। अगर ये कंसिस्टेंट चलता रहा, तेल की कीमत ऊपर रही, तो हो सकता है और जो है पॉलिसी रेट ऊपर करना पड़े। तो आई थिंक ये चीज बहुत जरूरी है इस दफा कि कोई डिले ना हो जैसे कि हमेशा होता रहे। और जिस किस्म की भी सब्सिडी है उसको बिल्कुल अवॉइड करें। कोई भी डायरेक्ट सब्सिडी जो है वो तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि इट बिकम्स अ पॉलिटिकल इशू एंड व्हेन वी जस्ट स्टार्ट थ्रोइंग मनी एट द प्रॉब्लम और सत्यानाश हो जाता है। खुर्रम साहब, अलीना, देखें मेरे 2 कोलीग से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मैं क्विकली बस इस पे ऐड करना चाहूंगा। देखें, आप कह रही थी ना एज अ पॉलिटिशियन कोई बात होती है या नहीं। मैं देखें अब मैं वो बात कर रहा हूँ कि प्राइस पास ऑन करना कितना जरूरी है। देखें, आज का छोटा पेन लेना जरूरी है, कल को हम यही कर्जे लेके आईएमएफ के साथ लड़के फिर वापस जो है उसी नेट पे पहुंचे जो हम पिछले 40 साल से करते आए और पिछले कुछ प्रोग्रामों में हमने रिपीट भी किया। ये हमें नहीं करना। हमें प्राइस पास ऑन टाइम पे देनी है, लेकिन साथ में खर्चे भी कम हो रहे हैं, कंजर्वेशन भी चले, टारगेटेड इंसेंटिव भी हो, एक देखिए कॉम्बिनेशन हो ना पूरी स्ट्रैटेजी। ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हो सकता कि जी प्राइस जो है आप रोक के रखें, दूसरे एंड पे खर्चे भी खोल के रखें, तीसरे एंड पे कर्जे भी लेते रहें। तो ये फिस्कल आपकी पोजीशन आउट होती है तो आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। फिर इन्हीं हम सब लोगों पे महंगाई की शरह डबल आती है। ये लोग रियलाइज हम नहीं करते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, स्टेट बैंक की जो बात हो रही है, अब देखिए स्टेट बैंक ने अच्छा काम किया। हम हमेशा उनको क्रिटिसाइज करते रहे कि जी रेट काटें और देखें इन्फ्लेशन नीचे आ गई तो रेट काटें। आज उन्होंने रेट नहीं काटा तो एक रूम ऑलरेडी उनको मिल गया कि रेट नहीं बढ़ाया लास्ट एमपीएस में। और मे बी अगर ये चीज लंबी नहीं चलती और सेटल डाउन हो जाती है तो रेट शायद ना बढ़े। और लेकिन आगे जाते हुए ऑफकोर्स फिर ये सवाल बड़ा है कि कितना लिंगर ऑन होता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये पूरी स्ट्रैटेजी को जो है वो चेंज करना। सर, आप स्पीयर हेड कर रहे हैं, आप बताएं ना कि इस तक आपकी प्रोजेक्शंस क्या हैं। हम तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पास जो ऐसा टेंजिबल कोई ना कोई प्लान है, उसके अंदर क्या क्या आपने सेफ्टी नेट्स रखे हैं आने वाले दिनों में।
स्टेट बैंक का मौक़िफ़ आपके पास आया होगा, वो क्या है, क्या वो करने का इरादा रखते हैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज? देखिए, स्टेट बैंक, ये कॉल तो स्टेट बैंक की है, इस पे अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कोई इंटरवीन नहीं करती, ना गवर्नमेंट पाकिस्तान ओके। करती है, कि उनका प्रोरोगेटिव है कि वो रेट कब बढ़ाते हैं या कम करते हैं। मैं सिर्फ ये कमेंट कर सकता हूं कि रेट हम पहले कह रहे थे कि बहुत जल्दी नीचे कर दें, इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए और हमें जो है कंजम्पशन लेड, वही वाली बात कर रहे थे हम दोबारा। ओके। स्टेट बैंक ने रेट नीचे नहीं किया, जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की शरह और पॉलिसी रेट में जो फर्क था वो तकरीबन कोई 3-3.5% का, यानी कि 10.5% पे रेट था पॉलिसी रेट, अभी भी है। और इन्फ्लेशन हमारी आज जो खड़ी है, आज नई इन्फ्लेशन आएगी वो अच्छा, पता चलेगा। आज जो इसमें खड़ी एक और फैक्टर इन कर लेना चीज़, रेमिटेंसेस। ये है ना, गल्फ ममालिक से एक ये बड़ा है। फैक्टर रेमिटेंसेस है, उसको कितना आप समझते हैं कि ठीक है, धचका मैं बताता लगेगा? जी मैं बताता हूँ। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेमिटेंसेस पे क्या होगा। आपको मैं बताता हूँ कि हमारी जो डायस्पोरा नहीं, इनफैक्ट जो हमारी लेबर काम करती है वहां पे, जो हमारे जो वर्किंग क्लास है, ये जो मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज में है, तो ये एक जगह दूसरे नंबर पे यूएई में सिर्फ, बाकी 3, 4, 5वें नंबर पे। तो हम इतना बड़ा इंपैक्ट हमें नहीं, जितना इंडिया, बांग्लादेश, फिलीपाइंस इन सबको होगा। सेकेंडली, डेफिनेटली हमें रेमिटेंसेस में शॉर्ट टर्म में फर्क पड़ सकता है, और उसके लिए ऑलरेडी एक अच्छी चीज ये है कि अभी जो ये जंग हुई है, इसकी वजह से जो इनफ्लो है, हमारी जो बात हुई है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, सबसे जो कि रेसिपेंट होते हैं, जो इनके फ्रंट लाइन पे होते हैं, उन्होंने ये कहा है कि अभी तक कोई डिक्लाइन नहीं है। इनफैक्ट थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि लोग जल्दी पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं इस एंटिसिपेशन में कि जी यहाँ सिक्योरिटी मसले हैं या प्रॉब्लम्स हैं, ये लिंगर ऑन होंगे तो हमारे पैसा फंस जाए, कुछ हो जाए, तो वहां से पैसा निकल रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान हो सकता है बेनिफिशियरी हो इस चीज का कि कैपिटल ज्यादा पाकिस्तान में है और जो निकल रहा था कैपिटल वो अब ना निकले। तो हो सकता है हमारा करंट अकाउंट शॉर्ट टर्म में बेहतर हो, रेमिटेंसेस बेहतर हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स अगर ये चीज लिंगर ऑन होती है, वहां तबाही ज्यादा होती है, वहां का सिक्योरिटी एनवायरमेंट खराब होता है, तो नेचुरली वहां पे लेबर की रिक्वायरमेंट या एम्प्लॉय उसकी आपकी जो वर्किंग क्लासेस की रिक्वायरमेंट कम हो सकती है और हमारी रेमिटेंसेस में इंपैक्ट पड़ सकता है। बट अच्छी बात यह है कि उनके यहाँ ऑयल एंड गैस की प्राइसेस इतनी ज्यादा है कि वो रिकूप कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक। मीडियम टर्म में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में विल बी इन अ गुड प्लेस। ठीक है, इसके ऊपर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के। वेलकम बैक। महंगाई के मुतालिक जो हम बात कर रहे हैं, डू यू फील के मजीद इकदामात, जैसे कि हमने कोरोना के अंदर देखा कि न सिर्फ पब्लिक बल्कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी एक वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन थी, स्कूल्स वर मेड टू गो वर्क स्टडी फ्रॉम होम, सो उस तरह का एक मैकेनिज्म पुट इन करने की ज़रूरत है, या वे सेफ फॉर नाउ जिस तरह खुरम कह रहे हैं? देखिए, these mechanisms are short term। ये जो सारी बातें हो रही है कि इन्फ्लेशन अगले 2-3 महीने में क्या होगा, डबल डिजिट में आ जाएगा, करेंसी के साथ क्या होगा, ये सारे शॉर्ट टर्म रियलिटीज हैं टू अ चेंजिंग ऑयल प्राइस। जो लॉन्गर टर्म इम्प्लिकेशंस हैं जिनके बारे में हमें एक्चुअली सोचना चाहिए कि वो ये जो जंग है ये कब तक चलेगी। इट इज नॉट इवन अ क्वेश्चन ऑफ कि हाउ लॉन्ग, इवन इफ दिस वॉर फिनिशेस टुमारो, जो रिस्क प्रोफाइल है इस पूरे रीजन का वो एलिवेट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी रिटर्निंग, उसमें टाइम लगेगा और ये बिल्कुल हमारे बॉर्डर्स के ऊपर है। दूसरी बात ये है कि ये फ्यूचर में हाउ वुड दिस रिस्क इम्पैक्ट शिपिंग रूट्स, हाउ विल इट इम्पैक्ट लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, ये सारी चीजें जो है ना ये अभी अगले 5 से 6 महीने में जाहिर हो जाएंगी। दिस कैरी सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर पाकिस्तान। अगर आप फोकस करें जो पाकिस्तान का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एजेंडा है, एंड खुरम साहब इस कॉल पे भी है, तो इट हैज बिकम इवन मोर इम्पेरेटिव कि जो हमारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉइंट्स हैं, प्राइवेटाइजेशन जो हमने शुरू की थी इट शुड कैरी ऑन, जो हमारे सर्कुलर डेट के इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व करें, जो हमारा टैक्स बेस है उसको हम वाइडन करें। आई थिंक द टाइम इज वेरी क्रूशियल कि जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स हमें करने हैं वो हम जल्दी करें, बजाय निस्बत के हम सोचें कि पेट्रोल की कीमत को कितना बढ़ा देना चाहिए, कितना गिरा देना चाहिए। वो एक इंस्टेंट रिएक्शन है टू अ मैक्रो प्राइस। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस बन रहे हैं इस वॉर के हमारे रीजन के लिए, पाकिस्तान के लिए, दे कॉल फॉर अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म इनसाइड पाकिस्तान। और ये हम
अच्छा, we all the know sad क्या part चीज़ें- about it is जी। वो तो अब जंग की वजह से हालात ऐसे बने ना, वरना खुर्रम शहजाद साहब, मोहम्मद सुहेल साहब हमारे इस चीज़ के गवाह हैं कि जब हम पिछले बजट की शायद ट्रांसमिशन कर रहे थे या ईयर को रिव्यू कर रहे थे, तो यही सारे इकदाम हैं जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि हुकूमत को अपनी डायरेक्शन सही करनी चाहिए। तो खुर्रम शहजाद साहब, प्राइवेटाइजेशन, टैक्स के मामला जो हुकूमत ने बारहा कहा भी कि हम इकदाम करेंगे, पीआईए के अलावा हमें प्राइवेटाइजेशन में ऐसा कुछ नज़र नहीं आई, टैक्सेशन के वही मसले हैं, टैक्स बेस नहीं बढ़ाई गई। डू यू थिंक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी? और इसके ऊपर अब जब हफ्तावार आप लोग जायज़ा ले रहे हैं तो इन चीज़ों के ऊपर भी गौर करें। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट ऐड करता हूँ, बिल्कुल मैं इस पे आपको अपडेट देता हूँ कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे क्या हुआ है। हाँ। एक तो ये कि ये जो आप देखें, ये जो इस वक्त ऑयल की बात हो रही है, एनर्जी सप्लाईज की, इसमें अच्छी चीज हो रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक MIS एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर दिया है, ओगरा एंड IT मिनिस्ट्री के साथ मिलके, फाइनेंस एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मिलके, इसमें एक सिस्टम ऐसा क्रिएट किया है जो पेट्रोल पंप के लेवल पे पता चल रहा है कि जी कितना पेट्रोल बिक रहा है, डीजल कितना जा रहा है, डिपो पे कितना है, एक एक पार्सल का पता चल रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जस्ट वांट टू ऐड दिस पॉइंट कि ये MIS और डॉक्यूमेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है डिजिटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इस क्राइसिस में हमें अपॉर्चुनिटीज देती है कि ये हम कर जाएं तो हमारे लिए एक आगे के लिए लॉन्ग टर्म जो बेहतरी हो जाएगी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है। दूसरी बात, जो प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, आप देखें PIA की प्राइवेटाइजेशन कोई छोटी चीज नहीं थी, उसके ऊपर बिल्ट हो रही है चीजें सारी, और 5 डिस्कोज आ रही हैं इस साल। 5 डिस्कोज जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, 3 और 2 के बैचेस में, जो कि प्राइवेटाइजेशन के लिए आ रहा है, कंसेशन के लिए आ रहा है, और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे विद इन फ्यू मंथ्स आपको इस पे अपडेट नजर आएगी। फिर होटल की बात हो रही है, रोजवेल्ट होटल पे आप देखेंगी विद इन दिस मंथ इंशाल्लाह कि रोजवेल्ट होटल पे एक नया एडवाइजर जो है अपॉइंट होने के बाद वो आगे जा रहा है। उसके बाद एयरपोर्ट्स, 3 एयरपोर्ट्स की बात हो रही है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसको जो है उसमें पार्टनर लेकर आ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा जो है बैंक से 2, एक ज़र तरक्याती बैंक है और जो दूसरा है वो है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस। ये आपको दोबारा होते हुए नजर आएंगे। तो इस साल में बहुत अच्छी पाइपलाइन है जो प्राइवेटाइजेशन की मोमेंटम बन रहा है आफ्टर PIA। फिर इसमें मैं बात करता हूँ टैक्स की। टैक्स के अंदर देखिए सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म हुआ है ना, वो टैक्स की पॉलिसी को अलग किया है, टैक्स की जो है कलेक्शन से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि कलेक्शन जो है वो FBR करता रहे, पॉलिसी जो है वो वैल्यू बेस्ड होनी चाहिए, रेवेन्यू बेस्ड ना हो। वो ऑलरेडी हो गया। आप देखेंगे इस बजट में इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीजें जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आएंगी। फिर सर्कुलर डेट की बात हो रही है, आपने गैस सर्कुलर डेट की आपने देख ली होगी खबरों में चीजें, ऑलरेडी उसको सेटल डाउन करने की बात कर रहे हैं, या IMF की बात हो रही है। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट में ऑलरेडी हमने पास ऑन कर दिया। टैक्सेशन की आपने उस तरह से बात नहीं की, बिकॉज दैट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू तेल की कीमतें भी, लेकिन हम वापस उसके ऊपर आ जाएंगे। इससे पहले मोहम्मद सुहेल साहब को मैं जरा शामिल करूँ। सुहेल साहब, ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं कि इस साल बड़े एम्बिशियस लग रहे हैं खुर्रम साहब के, हुकूमत है और प्लान्स भी हैं। डू यू थिंक जिस स्पीड से होनी चाहिए थी प्राइवेटाइजेशन उस स्पीड से हुई है? जो खुद ही बैरोमीटर सेट किए थे हुकूमत ने उनको पूरा कर पाई है? ऑल्सो क्या आप समझते हैं कि आलमी मार्केट इस वक्त एक रिसेशन जोन में जा रही है और वो कहीं ना कहीं इस पूरे अमल को मुतासिर कर सकती है? देखिए, अगर पिछले 1 साल का तजिया किया जाए तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल मुनासिब है कि जो हम 50 साल में PIA को नहीं बेच सके वो हमने फरोख्त कर दी। ना सिर्फ फरोख्त कर दी, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी प्राइस पे फरोख्त कर दी। अब अगले 12 महीने में जो डिस्कोस का और दूसरों का जो प्लान है, आई थिंक उसमें चैलेंजेस जरूर है, और उसमें पाकिस्तान के हालात अच्छे होने, ग्लोबल हालात अच्छे होने भी जरूरी है। और प्राइवेटाइजेशन का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हम बाहर से पैसा लें। अभी पाकिस्तान में भी जो बिजनेस ग्रुप्स हैं उनके पास भी इतनी लिक्विडिटी है कि वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर मेरे ख्याल में बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना चाहिए इस हुकूमत को, जिन्होंने PIA जैसा यूनिट जो है वो फरोख्त कर दिया। तो अगर 6 महीने, 8 महीने, साल अगर प्रोग्रेस स्लो भी होती है, चाहे वो हमारे मसले मसाइल हैं या ग्लोबल हालात हैं, तो PIA की जो डील है उसकी वजह से जो दूसरे गुनाह हैं वो मेरे ख्याल में माफ कर दिए जाएंगे, और ये इतनी बड़ी डील होने जा रही है। इसके अलावा मेरे ख्याल में जो आपने एक टॉपिक छेड़ा था रेमिटेंस का, तो मैं एग्री करता हूँ। खुर्रम ने कहा था कि शॉर्ट टर्म में तो रेमिटेंस में शायद फर्क ना पड़े ईद ज़कात की वजह से, मगर अगर ये बहुत लिंगर ऑन होता है तो मुझे लगता है कि $2 से $4 बिलियन का नुकसान हुकूमत को हो सकता है अगर ये मिडिल ईस्ट का क्राइसिस काफी लंबा चलता है, जिसकी वजह से वहां पे रिसेशन आता है, जिसकी वजह से वहां पे प्रॉपर्टी गिरती है, जिसकी वजह से वहां पे रोजगार के मसाइल पैदा होते हैं। तो ये एक इम्पैक्ट जो है लॉन्ग टर्म में आ सकता है अगर मिडिल ईस्ट की इकोनॉमीज बहुत शदीद मुतासिर होती हैं, जिसके लिए हमें आगे जाके प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ये $2 से $4 बिलियन हम आगे वाले सालों में किस तरह प्लग इन करेंगे।
मोहम्मद सैयद साहब, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग से हुकूमत की मुतमईन हैं अभी तक? देखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग मेरे ख्याल में देखिए 3-4 हमारे एरियाज हैं प्रॉब्लम के, उस पे हुकूमत ने कुछ पेशरफ्त तो की है। जैसे जो एनर्जी का इशू था, उसमें सर्कुलर डेट का इशू काफी हद तक रिजॉल्व हो गया, पुराना आने वाला होने वाला है। प्राइवेटाइजेशन का हम कहेंगे कि अब बहुत ज्यादा तो यूनिट प्राइवेटाइज नहीं हुए, बट पीआईए की प्राइवेटाइजेशन से एक उम्मीद पैदा हुई है। लेकिन टैक्सेशन में एक और चैलेंज है जो सबसे बड़ा है। उसमें टैक्सेस तो बड़े हैं, इनफैक्ट डबल हो गए हैं पिछले 3-4 साल में, मगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वहां पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। मेरे ख्याल में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान में इकोनॉमी लॉन्ग टर्म में बेहतर हो सकती है अगर कंसिस्टेंसी हो। एक बुरी हुकूमत 10 साल में शायद बेहतर काम कर सकती है, रादर देन एक बहुत अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर जिसको हर 12 महीने के बाद तब्दील कर दिया जाए। अमार साहब, आपका ओवरऑल इम्प्रेशन क्या है? शॉर्ट टर्म इक़दामात से तो आप मुतमईन लग रहे हैं कि, लेकिन क्या अगर ये तूल पकड़ती है जंग और फिर इसके असरात अगर ख़त्म भी हो जाती है जल्दी, तो आपको लगता है हुकूमत तैयार है लॉन्ग टर्म इक़दामात के लिए? नहीं, देखें, मुतमईन तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसमें तो मैंने कहीं नहीं बोला मुतमईन हूँ। शॉर्ट टर्म इक़दामात से आपने इत्तफाक किया था खुर्रम नहीं, साहब की। आई थिंक इट वाज डन, जो शुरू में करा था बिल्कुल बेहतर है, मगर जो डायरेक्ट सब्सिडी वाला कंपोनेंट है दैट इज क्रिटिकल, क्योंकि वो जो है ये जो फ्यूल का जो बेसिकली एक्सपेंडिचर होता है वो काफी लोगों के लिए, उनकी ऑलरेडी जो है हमारी जो रियल इनकम्स है वो 10 साल पीछे चली गई हैं। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि कम से कम जो फ्यूल का अगर कोई मेजर शॉक आ रहा है उसको किसी तरह वो मैनेज करें, और वो जो डायरेक्ट सब्सिडी वाला कंपोनेंट है उसको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। और वो तो मेरे हिसाब से एक चीज है कि ऑटो पायलट भी होनी चाहिए, ऑटोमेटेड होनी चाहिए, कि अगर सर्टेन लेवल से अगर ऊपर प्राइस चली जाए यू कैन ऑलवेज मैनेज इट, और उसके बाद एक टारगेट मैकेनिज्म उसका होना चाहिए। सो अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन देयर। अच्छा, जहां तक बात है कि जी लॉन्ग टर्म में देखें, ये जैसे सबने हमारे दोस्तों ने फरमाया कि रेमिटेंसेस मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ड्रॉप करेंगे, बिकॉज अब वो रीजन उस पेस से नहीं ग्रो करेगा जिससे पहले कर रहा था। एक बॉल पार्क में आपको एस्टिमेट बताऊं, तकरीबन अगर 10% से भी हमारी रेमिटेंस इस रीजन से गिरती है, सो दैट इज अराउंड $200 मिलियन वर्थ ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि हमारा एक एक्स्ट्रा खड़ा हो जाएगा। सो ग्रोथ रुकेगी उसकी, और रेमिटेंस और अगर गिरना शुरू हो जाए, लोग वापस आना शुरू हो जाए, तो इसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। अगर से $1 अरब का भी इम्पैक्ट हो जाए इसमें, अगर या $500 मिलियन का भी अगले 1-2 साल में हो जाए, ग्रोथ नहीं हो, तो काफी हमारा जो है असर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने एक्सपोर्ट तो बढ़ाई नहीं, वी बीन रिलाइंग ऑन रेमिटेंस ग्रोथ फॉर एवर एट दिस पॉइंट। सो आई थिंक वो एक शॉक हमें जरूर लगेगा इस चीज का, और उसके लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, आई मीन इट्स इजी टू से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, मगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैपेसिटी अभी बिल्कुल ना बढ़ी है पिछले कोई 5 साल में, ना कोई ऐसी चीज नजर आ रही है कि बढ़ेगी, क्योंकि देयर इज नो, आई वुड से, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी जरूर है, मगर जो वी जस्ट कीप ऑल्टरनेटिंग बिटवीन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, मगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी अभी भी कोई बहुत कुछ टेंजिबल नजर नहीं आ रही कि दिस इज द एरिया वी आर गोइंग टू फोकस ऑन, इस चीज में स्पेसिफिकली हमने काम करना है, तो वो चीज अभी भी मिसिंग है। खुर्रम साहब कुछ ऐड करना भी चाह रहे हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स बस दे दीजिएगा मुख्तसर खुर्रम साहब। और दूसरी बात, मुट्ठी नहीं खोल रहे आप इस तजवीज़ के ऊपर कि क्या आप कोई डायरेक्ट सब्सिडी देने वाले हैं स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म जो बर्डन है आवाम के ऊपर उसको रिलीव करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए? अलीना, मैं थर्ड टाइम वो कह रहा हूँ कि लास्ट वीक में 23 अरब रुपया गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया है। वो यही तो है, मतलब वो 23 अरब क्यों लिया अपने ऊपर? 50 और 70 रुपए जो पर लीटर बढ़ाने थे वो नहीं बढ़ाए सर। हम तो आगे की भी बात कर रहे हैं ना, खर्चे कम करें। तो मैं आगे की भी बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये हम सारे कुलीग हम यही बात कर रहे हैं। BISP जो है वो वही है जो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू 700 अरब से ज्यादा की एलोकेशन इस साल की, और वो हो रही है, और उसमें इंप्रूवमेंट और हो सकती है, उसको और करेंगे जिससे जरूरत पड़ेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ, ऑलरेडी है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा रेमिटेंसेस के हिसाब से। देखिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ रही है, वो आप थोड़ा सा सब्र कर लें, इंशाल्लाह उसमें आप देखेंगी वो एक मरतबा लॉन्च हो जाए, एक मरतबा रिलीज हो जाए, एक मरतबा उसका जो है वो आ जाए मार्केट में। आपने टीजर दिया है तो थोड़े से और सारी ऐसी चीजें होंगी जो एक्सपोर्ट्स के लिए बेहतर होंगी। और देखिए, रेमिटेंसेस इस साल की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं $41 बिलियन, आज भी वही एक्सपेक्टेशन है, इंशाल्लाह 41 होगा। लेकिन एक्सपोर्ट को हमने बढ़ाना है, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी,
टैक्स में जो है वो आगे जाते हुए कुछ ना कुछ बेहतरी, और खासकर एक्सपोर्टर्स के लिए वैल्यू एडिशन की आज भी ग्रोथ हो रही है। एक्सपोर्ट डिक्लाइन के बावजूद आज भी एक्सपोर्ट में वैल्यू एडिशन में ग्रोथ है। तो वैल्यू एडिशन को ज्यादा इंप्रूव जो है सपोर्ट करना, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखें उसमें ग्रोथ कितनी 20% ग्रोथ हो रही है। ये सारे वो ब्राउनी पॉइंट्स हैं, वो सारे वो पर्पल पैचेस हैं जिनको हमने आगे लेके चलना, और रेमिटेंसेस से हमने। खुर्रम साहब, अब आपने एक और दरवाजा खोल दिए एक और डिस्कशन के लिए, तो इसको आने वाले दिनों के लिए बचाते हैं। अभी हम चाह रहे थे जरा ईद से पहले अपने देखो ये बताएं या ये तसल्ली दें कि हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है, क्योंकि बड़े अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के अंदर ये ईद आ रही है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि दुनिया में जंग का माहौल है, बड़ा सौंबर माहौल है इन जनरल, ऊपर से माशी दबाव जो पूरी दुनिया को ही बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लेकिन हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए, इस दबाव को कम करने के लिए क्या सोचती है, क्या हिकमत अमली रखती है, इसके ऊपर ज़रा हम चाह रहे थे इस मज़ीद क्लैरिटी मिली। हमारे तजियाकारों को आपने सुना, हुकूमती मौक़िफ़ भी आपने सुना, अपनी राय का सोशल मीडिया के ऊपर इजहार कीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।